हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो केमिस्ट्री में। तो जैसे ही दोस्तों आप सबको पता है कि हमने केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन तक कवर कर लिया था। और आज के लेक्चर में हमें जो कवर करना है वो है हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग ड्रैगो रूल पढ़ेंगे। ड्रैगो रूल पढ़ेंगे और ड्रैगो रूल के अलावा हम लोग बेंट रूल पढ़ेंगे। ठीक है। तो ड्रैगो और बेंट रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में ड्रैगो रूल और बेंट रूल को पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल। तो हम लोग ने हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एक बार नोट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं वहां से। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस सी प्लस, जहाँ पे अपना V क्या था, V था अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। M क्या था, M था मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम। क्लियर। C क्या था, C था पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ऑन स्पीसीज, कि उस स्पीसीज में पॉजिटिव चार्ज कितना है। ठीक है। ए क्या था, ए था नेगेटिव चार्ज ऑन स्पीसीज। क्लियर। तो ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग और कर लेते हैं। चलिए, तो पहला एग्जांपल रहा आपका SOCl2। इसमें हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो निकालते हैं। फॉर्मूला बताते हैं H इज इक्वल टू हाफ। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन तो अपना बाईवेलेंट है। ऑक्सीजन तो अपना बाईवेलेंट है, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। मोनोवेलेंट एटम कितने अटैच है, दो मोनोवेलेंट। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, -1 होती है। तो इसलिए क्या हुआ, क्लोरीन कैसे हुआ, मोनोवेलेंट एटम हुआ। मोनोवेलेंट एटम कितने हुए, 2 हुए, तो +2। इस पे कोई भी चार्ज है नहीं स्पीसीज पे। देखो, हाफ इंटू 8 इक्वल टू, तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, 4 ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन को क्या आएगा, sp3। sp3। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है XeF5 माइनस, सॉरी, XeF5 प्लस। चलो, XeF5 प्लस पे करते हैं। ठीक है, इसके बाद माइनस वाला भी कर लेंगे। चलो, तो निकालते हैं वैसे ही अपना फॉर्मूला। H इज इक्वल टू हाफ। Xg के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 प्लस 5। क्यों, मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन कितने फ्लोरीन अटैच है, 5 फ्लोरीन अटैच है, तो 5। और प्लस टोटल स्पीसीज पे कितना चार्ज है, +1 चार्ज है। तो प्लस वाले को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। प्लस वाले को हम लोग घटा देते हैं, तो -1। तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा, टोटल 6 आ जाएगा यहाँ से। टोटल 6 का मतलब sp3d2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d2। क्लियर। ऐसे ही अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं XeF5 माइनस। XeF5 माइनस के लिए हम लोग निकालते हैं, तो ऐसे ही XeF5 माइनस के लिए निकालेंगे हम लोग, तो क्या होगा, जब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा H इज इक्वल टू हाफ। सीधा वैल्यू रख देते हैं। Xe के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 प्लस 5, और माइनस चार्ज है यहाँ पे, स्पीसीज पे माइनस चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो +1। 8 5 13, 13 प्लस 1 14। तो 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। 7 ऑर्बिटल यूज हो रहा है,
7 ऑर्बिटल के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp3d3। 3 p ऑर्बिटल, एक 3 d ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल। क्लियर। अब इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल करते हैं। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है XeF7 प्लस। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। इसके लिए भी वही फॉर्मूला, H इज इक्वल टू हाफ 8 प्लस, यहाँ पे अब 7 एटम है, 7 एटम है, मोनोवेलेंट एटम 7 है, प्लस टोटल स्पीसीज पे प्लस एक प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज वाले को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हाफ 8 प्लस 7 15, 15 माइनस 1 14, तो कितना हो जाएगा, 7 ऑर्बिटल्स यूज हो रही है यहाँ पे। अब 7 ऑर्बिटल्स के लिए कौन सा आएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3। क्लियर। इसी टाइप से अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है XeF7। अभी हमने प्लस वाला किया था, अब इस पे माइनस चार्ज। ठीक है, अब इस पे माइनस चार्ज, तो इसको निकाल दो, ऐसे ही इसको निकाल देंगे, सिंपल सा है। H इज इक्वल टू हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जीनॉन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन ना हुआ 8 हुआ, प्लस 7 और माइनस चार्जेस किसी इस पे, तो माइनस चार्ज क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो हाफ इंटू 8, सॉरी हाफ इंटू 16, तो हाफ इंटू 16, 8 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, टोटल 8 ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। तो 8 ऑर्बिटल्स के लिए क्या होता है, sp3d4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d4। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल Br-F3। अब Br-F3 के लिए निकालें, Br-F3 के लिए निकालते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, प्लस 3 अपने मोनोवेलेंट एटम लगे हुए हैं, तो हाफ इंटू 10 इज इक्वल टू 5 ऑर्बिटल्स। टोटल ऑर्बिटल्स कितने यूज हो रहे हैं, 5 ऑर्बिटल्स। तो 5 ऑर्बिटल्स के लिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, 5 ऑर्बिटल्स के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, sp3, sp3। क्लियर। अब इसी तरीके से और क्वेश्चन करते हैं, जैसे I3 माइनस। अब I3 माइनस क्या है, I3 का मतलब है एक आई तो इसमें जुड़ा हुआ है, एक आई तो सेंट्रल एटम है, और बाकी के जो 2 आई है वो कैसे हैं, इस टाइप से बने हुए हैं। अब एक पे क्या चार्ज, एक पे माइनस चार्ज है टोटल। ठीक है, माइनस चार्ज है, अब माइनस चार्ज है, उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, तो क्या कर देंगे अब हम लोग, सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ, एक आई तो अपना सेंट्रल एटम हुआ, सेंट्रल एटम का काम करेगा, तो सेंट्रल एटम में कितना हुआ, 7, 7। ठीक है, प्लस 2 आई कैसे हुए अपने, 2 आई हुए अपने सराउंडिंग एटम्स, तो 2 ऑफ टोटल चार्ज कितना, -1, तो माइनस वाला चार्ज ऐड होता है। आप कर लो इसको, हाफ 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 10 को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 5 ऑर्बिटल्स हो गए। तो 5 ऑर्बिटल्स के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 5 ऑर्बिटल्स के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। क्लियर। इसी टाइप से अगर I3 प्लस के लिए करते हैं हम लोग, I3 प्लस के लिए करें हम लोग, तो H इज इक्वल टू हाफ 7 प्लस 2 माइनस 1। क्यों, 7 तो आई के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में होगा, सेंट्रल मेटल का काम करेगा। ठीक है, और सेंट्रल एटम का काम करेगा, और बाकी के 2 आई कौन से हुए, जो सराउंडिंग एटम्स का काम करेंगे। तो 7 प्लस 2, अब 1 क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 1 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को घटा दिया, तो कर दो सीधा, हाफ इंटू 7 प्लस 2 9, 9 माइनस 1 8। टोटल कितने ऑर्बिटल्स हुए, 4 ऑर्बिटल्स। तो 4 ऑर्बिटल्स के लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, sp। क्लियर, ये हुआ इसका आंसर। कुछ एग्जाम्पल्स और है, जैसे ICl2 हुआ, ICl2 माइनस हुआ। ठीक है, ICl2 माइनस के लिए, ICl2 माइनस के साथ साथ अपना SiF4 हुआ, SiF4 हुआ।
BeCl2, BeCl2, BeF3 माइनस, BeF3 माइनस, और BeF4 2 माइनस। इसके बाद BH4, BH4 1 माइनस, BH4 1 माइनस, ठीक है। और ऐसे ही BF4 1 माइनस। तो ये सारे, इन सारे कंपाउंड्स में आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। क्लियर? आपको समझा दिया है कि कैसे निकालना है। उसी आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, हाफ, ये वाला आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। क्लियर? तो ये अपने हाइब्रिडाइजेशन के जो भी एग्जाम्पल्स थे वो एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुए। अब हम लोग पढ़ते हैं ड्रैगो रूल। ठीक है, क्या होता है ड्रैगो रूल, उसे समझते हैं और अच्छे से उसको करते जाते हैं। सॉरी, ड्रैगो रूल। ड्रैगो रूल क्या है? ड्रैगो रूल है कि इसमें जो भी कंपाउंड्स होते हैं, जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है कोई भी। नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? नो हाइब्रिडाइजेशन मतलब जो भी कंपाउंड होते हैं वो प्योर पी ऑर्बिटल के बने होते हैं, प्योर पी ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब जो भी कंपाउंड होंगे उनमें जो भी आपका बॉन्ड बना होगा, जो भी आपका बॉन्ड बना होगा वो आपका प्योर पी ऑर्बिटल से बना होगा। मतलब 100% पी कैरेक्टर होता है, 100% पी कैरेक्टर होता है। ठीक। और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो लगभग 90 डिग्री के अबाउट होता है, लगभग 90 डिग्री के अबाउट होता है। अब इनकी कंडीशंस क्या है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड ड्रैगो कंपाउंड है और कौन सा कंपाउंड ड्रैगो कंपाउंड नहीं है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आप नोट कीजिए। कंडीशंस, क्या कंडीशंस है? इसके लिए है कि जो भी आपका सेंट्रल एटम होगा, जो भी आपका सेंट्रल एटम होगा वो केवल 15 और 16th ग्रुप का होना चाहिए, 15th एंड 16th ग्रुप का होना चाहिए। और इसके साथ साथ थर्ड और हायर पीरियड का होना चाहिए, थर्ड एंड हायर पीरियड। पहली कंडीशन तो ये हुई। दूसरी कंडीशन, जो भी आपके सराउंडिंग एटम्स होंगे, जो भी आपके सराउंडिंग एटम्स होंगे इसमें, वो कैसे होंगे? उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होनी चाहिए। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होनी चाहिए। क्लियर? तो ये कंडीशन है ड्रैगो कंपाउंड्स के लिए। और बॉन्ड एंगल मैंने आपको बोल ही दिया है, बॉन्ड एंगल मैं आपको बोल ही चुका हूं, 90 डिग्री के अबाउट होता है, लगभग 90 डिग्री होता है। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो कंपाउंड होना, सेंट्रल एटम होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए? 15th एंड 16th। तो सबसे पहले वो 15th और 16th ग्रुप के सारे हम लोग सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो लिख लेते हैं। ये तो हुआ अपना 15th ग्रुप का, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, ये सब। ठीक है, अब देखो अपने 16th ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये होते हैं। ये 16th ग्रुप है अपना और ये अपना 15th। क्लियर? अब जो भी सराउंडिंग एटम्स होंगे वो ये होने चाहिए। अब देखो थर्ड पीरियड, फर्स्ट पीरियड में अपने कौन से आते हैं? हाइड्रोजन, और हीलियम। सेकेंड पीरियड में कौन से आते हैं?
लिथियम, ठीक है। दूसरा बेरिलियम, फिर ये आता है। क्लियर। अब उसके बाद थर्ड पीरियड स्टार्ट, ये तो सेकेंड पीरियड हुआ। थर्ड पीरियड में कौन से आता है? सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और वगैरह वगैरह। एक सेकेंड। ठीक है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और यहाँ पे मतलब हम लोग को कौन से एटम से कहाँ से स्टार्ट करना है। अब ये ध्यान दीजिए, हम लोग को कहाँ से लेना है। ये पीरियड हम लोग को नहीं लेना है, मतलब नाइट्रोजन वाले जो भी एलिमेंट है उनको छोड़ना है, ऑक्सीजन वाले को छोड़ना है। क्लियर। तो ड्रैगो कंपाउंड जो भी होंगे उनके पास सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, ए आर्सेनिक, ये सब होगा, ठीक है। और यहाँ पे 16th ग्रुप से सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब होगा। क्लियर। तो अगर कहीं नाइट्रोजन आ रहा है तो वो आपका ड्रैगो कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन आ रहा है तो वो कंपाउंड आपका ड्रैगो कंपाउंड नहीं होगा। पहली बात तो ये नोट कीजिए। ड्रैगो कंपाउंड के लिए आपको फास्फोरस, एस, एसडी और बिस्मथ होना चाहिए। क्लियर। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होना ही चाहिए। क्लियर। अब चलो, जैसे NH3 हुई, NH3 की देखते हैं। NH3 क्या है? NH3 में इसने एक बात तो क्लियर कर दी, क्या कि ये 15th ग्रुप का तो हो गया, 15 ग्रुप का हो गया। लेकिन क्या ये थर्ड पीरियड का है? क्या ये थर्ड पीरियड का है? नहीं है, ये थर्ड पीरियड का नहीं है। इसीलिए NH3 ड्रैगो कंपाउंड, इसीलिए NH3 ड्रैगो कंपाउंड नहीं होता। क्लियर। ओके। चलो अब आगे चलते हैं, ड्रैगो कंपाउंड के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अब मैंने क्या बोला आपको, ड्रैगो कंपाउंड के लिए फास्फोरस हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। क्लियर। फास्फोरस हो सकता है, तो फास्फोरस के साथ लिए अब हम एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? PS3, PS3। क्यों? फास्फोरस अपना 15th ग्रुप का है और थर्ड पीरियड का भी है, थर्ड पीरियड का भी है। क्लियर। और जो अपना सराउंडिंग एटम्स लगा हुआ है हाइड्रोजन, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है? 2.1 होती है। मतलब इसने दोनों बातें प्रूव कर दी, इसने दोनों बातें कंप्लीट कर दी। क्या? कि जो अपना सेंट्रल एटम होगा वो 15th या 16th ग्रुप का होगा, 15th या 16th ग्रुप का होगा, और इसके साथ साथ थर्ड और हायर पीरियड का होना चाहिए, थर्ड और हायर पीरियड का होना चाहिए। तो पहली बात तो कंप्लीट हो गई सेंट्रल एटम की। दूसरी बात, जो सराउंडिंग एटम्स होगा, जो सराउंडिंग एटम्स होगा वो कैसा होना चाहिए? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होनी चाहिए। सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होनी चाहिए। तो 2.5 से कम हो रही है, 2.1 आ रही है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसलिए PS3 आपका, इसलिए आपका PS3, बेटा जी PS3 आपका ड्रैगो कंपाउंड होगा, ड्रैगो कंपाउंड होगा। क्लियर। ड्रैगो कंपाउंड होगा। ठीक बेटा जी, क्लियर हुआ। अब ऐसे ही ASH3 भी हो सकता है, ASH3 भी हो सकता है। देखिए मैंने आपको दिखाया है ASH3, देखो AS भी आपका कौन से पीरियड का है? 5th पीरियड का हो रहा है, सॉरी 4th पीरियड का हो रहा है, ठीक है। तो ASH3 के बाद SbH3 कर सकते हैं, SbH3, BiH3, ये तीनों कैसे होंगे आपके? ये तीनों आपके कैसे होंगे? ड्रैगो कंपाउंड होंगे, ड्रैगो कंपाउंड होंगे। क्लियर। ड्रैगो कंपाउंड होंगे। चलो, इसी टाइप से, इसी टाइप से H2S हुआ, H2S भी कैसा होगा आपका? ड्रैगो कंपाउंड होगा। क्यों? क्योंकि जो सल्फर है ये किस ग्रुप का है? 16th ग्रुप का है, 16th ग्रुप का है, 16th ग्रुप के साथ साथ ये थर्ड पीरियड का भी है,
16th ग्रुप के साथ साथ ये थर्ड पीरियड का भी है। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, जो कि 2.5 से कम होती है, जो कि 2.5 से कम होती है। इसीलिए H2S आपका ड्रैगो कंपाउंड होता है। H2S आपका ड्रैगो कंपाउंड होता है। क्लियर? ओके। अब चलो, और H2S हो सकता है, H2S ही हो सकता है, H2S ही हो सकता है, H2T ही हो सकता है। ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स आपके कैसे हैं? ड्रैगो कंपाउंड। ये सारे कंपाउंड आपके कैसे हैं? ड्रैगो कंपाउंड। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ कंपाउंड्स लेते हैं हम लोग, उनमें बताते हैं कि कौन सा कंपाउंड आपका ड्रैगो कंपाउंड है और कौन सा कंपाउंड आपका ड्रैगो कंपाउंड नहीं है। तो देखते हैं एग्जांपल। PbR3, PbR3, OF2, OF2, OCl2, ASH3, ASH3, ASCl3, इसके साथ PCl3, PCl3 और PH3, PH3 और H2S ले लो। ठीक है, ये सारे कंपाउंड है। अब देखते हैं, एक एक करके चलते हैं। ठीक है, अब देखो PbR3, तो फास्फोरस किस पीरियड का हुआ? 15th ग्रुप का है, थर्ड पीरियड का है। इसने दोनों बातें अपनी कंप्लीट कर दी, इसने अपनी दोनों बातें कंप्लीट कर दी जो सेंट्रल एटम को करनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है सराउंडिंग एटम्स की। तो सराउंडिंग एटम्स मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से 2.5 से कम होनी चाहिए। लेकिन ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 ही होती है। इसीलिए PbR3 ड्रैगो कंपाउंड नहीं होता है, ड्रैगो कंपाउंड नहीं होता है। क्लियर? PbR3 ड्रैगो कंपाउंड नहीं होता है। समझ में आया बेटा जी? ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछना, कमेंट बॉक्स में अपना आप डाउट डाल सकते हैं। ठीक है, और जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो, जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके आप लोग लास्ट लेक्चर देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, ओके। चलिए अब अगला कंपाउंड देखते हैं, OF2। OF2, अब OF2 क्या हुआ? देखो, ऑक्सीजन किस पीरियड का है? ऑक्सीजन किस पीरियड का है? अभी हमने आपको पीरियड पूरी टेबल दिखाई थी, हमने आपको पूरी टेबल दिखाई थी। देखो सेकंड पीरियड में मैंने काट रखा है ऑक्सीजन, सेकंड पीरियड में मैंने ऑक्सीजन काट रखा है। तो इसलिए इसने तो यहीं पे दम तोड़ दिया, इसने तो यहीं पे दम तोड़ दिया। जब सेंट्रल एटम ही अपनी कंडीशन पूरी नहीं कर पाया, तो सराउंडिंग एटम्स तक जाने की तो बात ही नहीं है। तो OF2 आपका ड्रैगो कंपाउंड नहीं होगा। इसने सेंट्रल एटम ने ही दम तोड़ दिया है, तो सराउंडिंग एटम्स तक जाने की तो बात ही नहीं बचती है। क्लियर? इसलिए OF2 भी आपका ड्रैगो कंपाउंड नहीं होगा। यही बात करते हैं OCl2 में। अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ गया ना, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ गया ना, तो यहाँ पे इसने भी यहीं पे दम तोड़ दिया, तो ये भी ड्रैगो कंपाउंड नहीं होगा, ये भी ड्रैगो कंपाउंड नहीं होगा। अब बात करते हैं ASH3 में। तो आर्सेनिक आपका क्या करता है? आर्सेनिक आपका किस पीरियड का हो रहा है? किस पीरियड का हो रहा है? फोर्थ पीरियड का हो रहा है, फोर्थ पीरियड का हो रहा है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक ने 15th ग्रुप का है, आर्सेनिक 15 ग्रुप का है, फोर्थ पीरियड का है। ठीक है, और बाकी जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। इसलिए ASH3 आपका ड्रैगो कंपाउंड होगा, ASH3 आपका ड्रैगो कंपाउंड होगा। क्लियर? अब यही बात करते हैं हम लोग AHCl3 में। तो AS ने तो अपनी सारी कंडीशंस पूरी कर दी, फुलफिल कर दी अपनी कंडीशन। ठीक है, 15th ग्रुप का भी है और फोर्थ पीरियड का भी है। जबकि क्लोरीन पे बात आती है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, 2.96 के आसपास होती है, तो इसको हम लोग 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होनी चाहिए थी सराउंडिंग एटम्स की, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हुई? 2.5 से ज्यादा हुई। तो इतने सराउंडिंग एटम्स ने अपनी कंडीशंस को कंप्लीट नहीं किया, इस वजह से ASCl3 ड्रैगो कंपाउंड नहीं होगा, ASCl3 ड्रैगो कंपाउंड नहीं होगा। क्लियर बेटा जी? अब ऐसे ही बात करते हैं H2S की। H2S में देखते हैं, जो सल्फर है, सल्फर कैसा हुआ? सेंट्रल एटम हुआ।
सल्फर सेंट्रल एटम हुआ और सल्फर ने अपनी सारी कंडीशंस कंप्लीट कर दी हैं। सल्फर ने अपनी सारी कंडीशंस कंप्लीट कर दी, यानी 16th ग्रुप का है। 16th ग्रुप के साथ साथ थर्ड पीरियड का भी हो गया, तो इसकी तो कंडीशन पूरी हो गई। अब बात आती है सराउंडिंग एटम्स की। तो सराउंडिंग एटम्स में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 है, तो इसने भी कंप्लीट कर दी अपनी सारी जो भी इसने कंडीशंस थी वो भी इसने कंप्लीट कर दी, इसलिए H2S आपका ड्रैगो कंपाउंड होगा। क्लियर। अब बात रही PH3 की और PCl3 की। तो PH3 आपका ड्रैगो कंपाउंड होगा और PCl3 नहीं होगा, क्योंकि फास्फोरस तो कंप्लीट कर रहा है अपनी कंडीशंस, जबकि यहाँ पे क्लोरीन नहीं कर रहा है। क्यों? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। तो PH3 आपका ड्रैगो कंपाउंड है और PCl3 आपका ड्रैगो कंपाउंड नहीं है। क्लियर। तो ये था आपका ड्रैगो कंपाउंड। अब बात करते हैं हम लोग, अब हम लोग बात करते हैं अपना बेंट रूल पे। बात हम लोग करते हैं अपना बेंट रूल। ये बेंट रूल क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, बेंट रूल क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बेंट रूल, अब बेंट रूल को समझने के पहले एक चीज हम लोग को समझनी चाहिए, एपिकोफिलिसिटी। एपिकोफिलिसिटी, कि एपिकोफिलिसिटी क्या होती है? एपिकोफिलिसिटी एक प्रॉपर्टी है जिसमें जो बताती है कि जो भी आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, वो एपिकल पोजीशन पे जुड़ता है। एपिकल पोजीशन, एपिकल या एक्सियल पोजीशन पे जुड़ता है। ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्वाइन एपिकल और एक्सियल पोजीशन, ये होती है एपिकोफिलिसिटी। जैसे अभी आप बेंट रूल जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेंट रूल कहता क्या है? बेंट रूल कहता क्या है? एक्चुअली जो बेंट रूल को हम लोग यूज करते हैं वो टीबीपी के लिए यूज करते हैं। टीबीपी बोले तो ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो अपनी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के लिए। क्लियर। अब ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के लिए यूज क्यों करते हैं? देखो, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, देखो हम ये चीजें हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा चुके हैं, तो एक बार आप लोग उसका लेक्चर देख लीजिए, तभी आपको यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d। ठीक है। इसको जब ब्रेक करके लिखा जाता है, मैंने बोला था इसको ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने ध्यान इसे लिखा था कि इसको ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। मैंने बोला था इसको ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। इसलिए लास्ट लेक्चर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, मजा आएगा आप लोग को। ठीक है। तो sp2 और pd। अब देखो, जो इसने बोला था टीबीपी के लिए, इसमें बोला था कि जो भी आपके एटम्स हैं, जो एटम्स हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के एटम्स हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स हैं। ठीक है। वो टीबीपी में कहा जुड़ेंगे, किस पोजीशन पे आएंगे, किस पोजीशन पे अटैक करेंगे, किस पोजीशन पे ऐड होंगे। ठीक है। उसके लिए बेंट नाम का एक साइंटिस्ट आया था, उसने एक रूल दिया था। उसने बताया था कि कोई भी एटम किस पोजीशन पे कहाँ जुड़ेगा, तो उसने टीबीपी को एग्जाम्पल लेके किया था, इसीलिए टीबीपी के लिए ही यूज करते हैं हम लोग इसको। ठीक है। देखते हैं कैसे उसने रूल दिया था। उसने रूल दिया था, रूल था कि किसी टीबीपी ज्योमेट्री में टीबीपी ज्योमेट्री में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा,
वो एक्सियल पोजीशन पे अटैक करेगा, एक्सियल पोजीशन पे जुड़ेगा, ठीक है। और जो आपके लोन पेयर्स होंगे, जो आपके लोन पेयर्स होंगे वो इक्विटोरियल पोजीशन पे रहेंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है। अब कैसे क्या होगा उसको हम लोग समझते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया, जैसे ही अभी मैंने आपको बताया कि sp3d को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये तो आता है sp2 और pd। क्लियर? देखो पहले तो ज्योमेट्री देख लो क्या होती है। ये मान लो एग्जाम्पल ये है, ये रहा, ये है। अब देखो इसमें कौन सी कंडीशन क्या होती है, ये वाली जो पोजीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। और ये वाली जो पोजीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल, इक्विटोरियल, ठीक है। ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन भी इक्विटोरियल और ये वाली पोजीशन भी इक्विटोरियल। क्लियर? ये वाली एक्सियल, ये वाली एक्सियल। अब देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर? तो ट्राइगोनल प्लेनर ये बन रहा था ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2 होगा। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2 होगा। अब इसमें दो टाइप के एंगल बन रहे हैं, एक तो ये एक्स ए है, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स। अब देखो अभी तो सेम एटम लगे हुए हैं, अभी सेम एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको और चीजें बताएंगे, ठीक है। इनके बीच में एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। और ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो एक्सियल वाली कंडीशन के लिए एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। अब हम लोग परसेंटेज कैरेक्टर क्या निकालते हैं, देखो हम लोग को एक चीज तो पता है कि sp2 और pd आता है। तो इसमें जो परसेंटेज कैरेक्टर होगा sp2 में वो कितना आएगा, 33.33%, 33.33%। इसको मैथमेटिकली भी हमने निकाला था, लास्ट लेक्चर में इसको हम लोग मैथमेटिकली भी निकाल चुके हैं। और पीडी में एस एस है ही नहीं, एस ऑर्बिटल का यूज ही नहीं हो रहा है, तो इसमें एस परसेंटेज कैरेक्टर कितना हो रहा है, इसमें परसेंटेज 33, और जबकि पीडी में परसेंटेज कैरेक्टर है ही नहीं तो 0। और हमने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था, जब मैथमेटिकली ग्राफ भी मैंने आपको दिखाया था, तो उस टाइम मैंने बोला था कि जो भी एस परसेंटेज कैरेक्टर होगा, जो परसेंटेज कैरेक्टर होगा वो आपकी विड्थ बढ़ाएगा, वो आपकी विड्थ बढ़ाता है, वो आपकी क्या विड्थ बढ़ाता है, चौड़ाई बढ़ाता है। जबकि जो आपका परसेंट भी कैरेक्टर होगा वो क्या करता है, वो लेंथ बढ़ाता है। क्या करता है, लेंथ बढ़ाता है, यानी बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देगा। क्लियर? ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में सिखा दिया था। अब देखो जैसे एग्जांपल है PCl5 का, PCl5 का, PCl5 को हम लोग कैसे बनाते हैं, इस टाइप से बनाते हैं। तो ये तो PCl5 हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो सारे एटम सेम है, तो इसमें तो कहीं भी किसी भी पोजीशन पे लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका जब हम लोग बॉन्ड एंगल निकालेंगे, मान लो PCl, दो टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं, एक तो PCl एक्सियल और दूसरा PCl इक्विटोरियल। और मैंने आपको क्या बोला है, एक चीज और देख लो ध्यान से, एक चीज और ध्यान से देख लो, यहाँ पे एक चीज ध्यान से और देख लीजिए आप लोग। पेन चेंज कर लेते हैं, क्लियर हो जाए,
ठीक है, और यहाँ से अब देखो यहाँ से ध्यान से समझिए, जो ये वाला आपका होगा, मैंने क्या बोला, ये एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन है, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक्सियल पोजीशन पे कौन सा आएगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा। मतलब अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ रहा है तो इस ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कैसी होगी, कम होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब लेस एस करेक्टर, लेस परसेंट एस करेक्टर, क्लियर। लेस परसेंट एस करेक्टर, और लेस परसेंट एस करेक्टर का मतलब लेस एंगल, लेस बॉन्ड एंगल, क्लियर। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि परसेंट एज कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्लियर। जबकि अगर हम बात करें इस कंडीशन की, जबकि हम बात करें इस कंडीशन की, इक्वेटोरियल कंडीशन, तो इक्वेटोरियल कंडीशन पे क्या आ रहा है, इक्वेटोरियल कंडीशन पे क्या आ रहा है, इक्वेटोरियल कंडीशन पे अपना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ रहा है, ठीक है। अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ रहा है मतलब इस ऑर्बिटल की, मतलब इस ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कैसी होगी, हाई होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हाई परसेंट एस करेक्टर, हाई परसेंट एस मतलब हाई बॉन्ड एंगल। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब समझते हैं अच्छे से, अब इसको आगे हम समझते हैं। अब देखो यहाँ पे जो PCl5 है, तो PCl5 में तो सारे क्लोरीन एटम लगे हुए अपने, तो जब हम लोग बॉन्ड एंगल निकालेंगे PCl एक्सियल और PCl इक्विटोरियल की, तो इसमें क्या हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको कि जो एक्सियल कंडीशन होगी उसकी बॉन्ड एंगल ज्यादा हो रही है, यहाँ पे मैंने दिखाया है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा तो इसकी एक्सियल कंडीशन में क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगी। क्यों, जितनी ज्यादा लेस परसेंट एस करेक्टर रहेगा, एक चीज और, लेस परसेंट एस करेक्टर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मोर बॉन्ड लेंथ, मोर बॉन्ड लेंथ। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा परसेंट एस करेक्टर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, क्लियर। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कुछ एग्जांपल्स कराते हैं, इतनी बात समझ लीजिए पहले और PCl5 को देख लीजिए, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे देखो सेम एटम लगे हुए हैं, क्लोरीन क्लोरीन है, तो एक्सियल पोजीशन पे ही क्या हो जाएगा, तो जो एक्सियल पोजीशन वाला होगा PCl एक्सियल होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी इक्वेटोरियल वाले से। क्यों, अभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई फंडा ही नहीं रहा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कैसी हो गई, ज्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग PCl3F2, PCl3F2। अब बात आ गई, अब फ्लोरीन यहाँ पे क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन को कहाँ रखना पड़ेगा, एक्सियल पोजीशन पे रखना पड़ेगा, तो फ्लोरीन को रखते हैं हम लोग एक्सियल पोजीशन। ये फ्लोरीन फास्फोरस, और ये फ्लोरीन, ठीक है। अब अगर इसमें हम लोग बॉन्ड लेंथ निकाल लें, अगर इसमें बॉन्ड लेंथ निकाल लें, बॉन्ड लेंथ कैसे, PF एक्सियल और PCl इक्विटोरियल, तो इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इसमें बॉन्ड लेंथ होगी PCl इक्विटोरियल की ज्यादा होगी कंपेयर टू PF एक्सियल। इसका रीजन अलग है, इसका रीजन क्या है कि जो क्लोरीन का साइज है, साइज फैक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, साइज फैक्टर आ रहा है,
क्लोरीन का जो साइज है, क्लोरीन का जो साइज है वो फ्लोरीन से ज्यादा बड़ा है। क्लोरीन का साइज हुआ फ्लोरीन से ज्यादा बड़ा हुआ। अब फ्लोरीन से ज्यादा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ अपने आप ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ ये अपने आप ज्यादा हो जाएगी। क्लोरीन केवल साइज फैक्टर की वजह से ये चीज हो गई है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन होता ना, तब भी वो साइज फैक्टर पे ही जाता। इसलिए इसमें आप ये मत बोलना है एक्सेप्शन है कुछ, नहीं ये एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे साइज फैक्टर लगा हुआ है। क्लियर, इसीलिए जो पीसीएल इक्विटोरियल कंडीशन है वो पीएफ एक्जीएल से ज्यादा बड़ी होगी। क्लियर, अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग, वहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से। अब देखो, जैसे अपना ये क्वेश्चन है एच एच और यहाँ पे ये एफ एफ। अब ये एक बॉन्ड एंगल है अल्फा 1 और ये बॉन्ड एंगल है अल्फा 2। अब आपको बताना है अल्फा 1 और अल्फा 2 में कौन सा ज्यादा है। आप कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहली बात, ये कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ध्यान से एक एक चीज समझेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब एटम आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑर्बिटल कैसा होगा तो ऑर्बिटल कैसा होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑर्बिटल कैसा होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ऑर्बिटल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो थीटा कैसा होगा, लेस होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा सॉरी, तो ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकते हैं। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मतलब थीटा कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें थीटा की वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। क्लियर, समझ में आया, वही चीज लगाई मैंने, जो बेंट रूल हमने जो पढ़ा है ना, जो हमने बेंट रूल पढ़ा है, ये चीजें जो हमने पढ़ी हैं, यही चीज हमने यूज करी है वहां पे। क्लियर, तो यहाँ पे अल्फा 1 ज्यादा हो जाएगा अल्फा 2 के कंपेयर में। क्लियर हुआ, अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछना, ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में मिलती ही मिलती है ये। क्लियर, अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पी एफ 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 और अब देखो, अब यहाँ पे ये एक्स है और ये वाई है। अब पूछ रहा है एक्स और वाई में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, एक्स और वाई में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो, ध्यान देना, बहुत ही अच्छी चीज है, यहाँ पे भी वही चीज, सेम चीज है, सेम चीज। क्यों, ये जो बॉन्ड एंगल है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम हो गई, तो मतलब फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है ना फ्लोरीन के कंपेयर में। तो ये जो बॉन्ड है इनके बीच में, इसका इस ऑर्बिटल का एस करेक्टर कैसा होगा, ज्यादा होगा, मोर परसेंट एस। मोर परसेंट एस का मतलब लेस बॉन्ड ऑर्डर, लेस बॉन्ड, लेस बॉन्ड लेंथ, सॉरी ऑर्डर नहीं, लेस बॉन्ड लेंथ। ये बात मैंने आपको पीछे बोली है, ये देखो, लेस परसेंटेज मोर बॉन्ड लेंथ, मोर परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस बॉन्ड लेंथ। क्लियर, तो ये क्या हुई, मोर परसेंटेज है तो बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, कम हो गई। जबकि यहाँ पे क्या है, ये जो बॉन्ड यहाँ पे ये एटम है ये कैसा है, ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इस ऑर्बिटल की परसेंटेज कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस परसेंटेज।
लेस परसेंट एस हुआ तो बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मोर बॉन्ड लेंथ, मोर बॉन्ड लेंथ। तो कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुई आपकी, बाई इज ग्रेटर देन। क्लियर, ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये ओ एफ और यहाँ पे ओ, ये एच और ये एच, ये बाई है, ये एक्स है। अब यहाँ पे आपको बताना है एक्स बड़ा होगा कि बाई बड़ा होगा। तो वही चीज, वही सेम चीज बॉन्ड लेंथ वाला लगा दो, बॉन्ड लेंथ वाला लगा दोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन 2। सीधी सी चीज इसकी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ऑर्बिटल्स कैसे हो जाएंगे, ऑर्बिटल्स कैसे हो जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा इसका, और इसका कैसा हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। सॉरी। तो इसकी वजह से इस पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन टू बाई। तो आज का अपना लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज हमने क्या क्या सीखा, हाइब्रिडाइजेशन के हमने एग्जाम्पल्स कर लिए, हाइब्रिडाइजेशन के हमने एग्जाम्पल्स सारे कर लिए हैं। इसके अलावा हमने ड्रैगो रूल सीखा है, ड्रैगो रूल सीखा है, और ड्रैगो रूल के साथ साथ हमने बैंड रूल भी सीखा। तो अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आगे की अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।